हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट जी स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म फॉर आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है आज के इस सेशन में मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं बच्चों आरएस खुरमी से जो है अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जैसा आरएस खुरमी में होता है सेम टू सेम जो क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। आरएस खुरमी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल की बच्चों जो बुक है, वहां से वहां के जो है ये वेल्डिंग के क्वेश्चंस है, और जितने भी उसमें महत्वपूर्ण जो वेल्डिंग के क्वेश्चंस है उसको मैंने एक पीपीटी में कवर किया है, ताकि वो आरएस खुरमी के जो क्वेश्चंस है वो भी आपके जो है वो कवर हो जाए, या फिर वहां पर कौन कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज आपको एक मिलेगी, लेकिन मैं जो है दो लैंग्वेज में आपको जो है बताऊंगा बच्चों, तो लैंग्वेज की आप टेंशन ना ले बच्चों। पहला क्वेश्चन है, फॉर वेल्डिंग प्लेट थिकनेस लेस देन 5 mm इट्स एज। अगर आपकी जो प्लेट्स हैं, जिन प्लेट को आपने वेल्डिंग करना है, अगर उनकी जो थिकनेस है वो 5 mm से कम है, तो क्या उसकी एज को वेवल करना पड़ता है? अगर करना पड़ता है तो कौन सा जो है हम कौन सा जो है किस तरह से करते हैं, सिंगल वी करते हैं, डबल पी या यू करते हैं? तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर बोल दूं तो 5 mm से कम, लेस देन 5 mm अगर आपकी प्लेट की थिकनेस है तो हम यहां पर कोई भी वेवल नहीं करते हैं, या फिर उसकी जो एज है उसको चैम्फर नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ थिकनेस मोर देन 12.5 mm। अगर बच्चों जिस प्लेट को आप वेल्ड कर रहे हैं उसकी थिकनेस जो है वो 12.5 या 12.5 mm से जो है वो अगर ज्यादा है, तो बच्चों उसके लिए हम कौन सा ज्वाइंट बनाते हैं? तो बच्चों उसके लिए हम बनाते हैं, क्या बोलते हैं हम उसके लिए बनाते हैं वी ज्वाइंट। क्या बनाते हैं हम? वी ज्वाइंट। और यहां पर सामान्यतः जो आरएस खुरमी में आपको मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, शुड हैव डबल वी और यू ग्रैब्ड ऑन बोथ साइड। लेकिन किसी किसी बुक में आपको जो है 16 mm तक जो है 16 mm से ऊपर जो है वो डबल वी मिलेगा, उससे पहले आपका सिंगल वी मिलेगा। तो इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा कि बहुत सारी जगह जो है 12 mm से ऊपर, 12.5 से mm से ऊपर जो है वो हम डबल वी ज्वाइंट बनाते हैं। कहीं कहीं ये चीजें जो ये जो लिमिट है ये आपको चेंजेस होने देखने को मिल सकती है। इसका मतलब इससे कम जो है, या कहीं कहीं ये आपको 16 mm भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 16 mm भी मिलेगा, लेकिन आरएस खुरमी से हिसाब से बोले तो राइट आंसर जो है आपका डी होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, लैब ज्वाइंट आर एम्प्लॉयड ऑन अ प्लेट हैविंग थिकनेस। लैब ज्वाइंट कहां पर बनाया जाता है, किन प्लेट के लिए जो है लैब ज्वाइंट प्रेफर किया जाता है? तो बच्चों थिन जो आपकी सीट होती है और लेस देन 3 mm। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी ऐसी प्लेट या फिर ऐसी सीट जिनकी जो थिकनेस है वो 3 mm से कम है बच्चों, प्लेट तो नहीं बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे, सीट बोलेंगे, जिसकी थिकनेस 3 mm से कम है, वहां उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उस पर जो है हम कौन सा ज्वाइंट यूज करेंगे, हम ज्वाइंट करेंगे बच्चों हम कौन सा, लैब ज्वाइंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग। इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग। बहुत कम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वोल्टेज जो यहां पर रिक्वायरमेंट होती है हमको पता है बहुत कम होती है, लेकिन करंट जो होता है वो 1000 ऑफ एम्पियर में हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं करंट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों 1000 ऑफ एम्पियर में यहां पर जो है हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज रिक्वायर्ड की बात करूं तो 10 वोल्ट पर जो है ये अच्छा जो है हमें जो है वो काम करती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 6 to 10 वोल्ट, 6 to 10 वोल्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द करंट इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी रेगुलेटेड बाय वेरिंग द इम्पल्सर, बाय चेंजिंग द प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, चेंजिंग द सेकेंडरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, या फिर एनी वन ऑफ द अबव। पूछ रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में करंट को हम अगर रेगुलेट करना है, करंट को हमें कम जाना करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं और किस में चेंजेस करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस में हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो कहां पर हम चेंजेस करेंगे बच्चों? तो हम चेंजेस करेंगे किसमें, हम प्राइमरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर में अगर चेंज करते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्न्स में जो है हम चेंजेस करते हैं, तो हम क्या होता है कि आपका जो करंट होता है वो रेगुलेट होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग हैव अ टिप ऑफ। किस मटेरियल की, किस धातु की बनी होती है बच्चों? तो किस धातु की बनी होती है आपकी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सामान्यतः जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं स्पॉट वेल्डिंग या फिर सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, आपकी सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड होती है, लेकिन
अगर मैं यहां पर बात करूं सीम वेल्डिंग तो वहां पर डिस्क की फॉर्म में होती है, फिर व्हील की फॉर्म में होती है, लेकिन दोनों जो है किस चीज की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, द इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर इन स्पॉट वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू टी, जो आपका डी जो है टिप डायमीटर जो है किसका, इलेक्ट्रोड, डी ई इज इक्वल टू कितना आपका होता है, क्यों कितना आपका होता है बच्चों, ये आपका सामान्यतः आपका एक 6√T भी लेते हैं, और एक जगह बच्चों अगर मैं बात करूं आपका किसका, आपका इलेक्ट्रोड का या फिर स्पॉट वेल्डिंग के केस में, तो ये आपका इलेक्ट्रोड में बच्चों सॉरी 5√2 और एक आपका 6√T। अलग अलग जगह जो है हम डिजाइन फैक्टर जब हम डिजाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रोड की, तो अलग जगह जो है अलग अलग चीजें हम कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं कुल मिलाकर अगर बात करूं तो ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका √T के प्रोपोर्शनल आपका होता है, किसके, अंडर रूट ऑफ थिकनेस के क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम राइट आंसर जो है वो कर देंगे बच्चों, क्या आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा आपका, √T। ठीक है, प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो किसके होता है आपका, √T के जो है प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, द स्पॉट वेल्डिंग द स्पेसिंग बिटवीन टू स्पॉट वेल्ड, इन स्पॉट वेल्डिंग द स्पेसिंग बिटवीन टू स्पॉट वेल्ड, दो स्पॉट वेल्डिंग में जो दो स्पॉट वेल्ड होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो सामान्यतः कितना रखा जाता है, तो बच्चों हमने पढ़ा होगा बच्चों, आपने ये चीज अगर देखी होगी तो आपने रिबेट्स में भी आपने पढ़ी होगी, तो सामान्यतः ये जो आंकड़ा होता है ये जो है सेम होता है, कितना होता है आपका, डायमीटर के 3 गुना या फिर 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। क्लियर हो गया। सपोज ये एक स्पॉट वेल्ड ये है, एक स्पॉट वेल्ड है, इसके बीच की स्पॉट ये क्या है, नगेट है, ये नगेट है। नगेट क्या होता है, स्पॉट वेल्ड, क्या होता है, स्पॉट के द्वारा जो वेल्ड बनता है उसको हम नगेट कहते हैं। उसके बाद दूसरा ये क्या है, ये फर्स्ट नगेट है, ये क्या है आपका, ये दूसरा नगेट है, ये दूसरा नगेट है। ठीक, तो इसके बीच की जो स्पेसिंग रखी जाती है बच्चों कितनी रखी जाएगी, 3 डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड के 3 गुना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीम वेल्डिंग इज अ कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, मल्टी स्पॉट आर्क वेल्डिंग। तो बच्चों ये क्या है, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग को ही हम क्या कहते हैं, सीम वेल्डिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज अ कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज फॉर ज्वाइनिंग राउंड बार। तो बच्चों ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो गया आपकी कौन सी मल्टी स्पॉट वेल्डिंग की। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, तो ये प्रोजेक्शंस वेल्डिंग कहलाएगी। क्लियर हो गया। क्या कहलाएगी, कि जितने प्रोजेक्शन उतने मतलब क्या हो आपका, उतने आपके स्पॉट बनेंगे। तो बच्चों इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू मेटल पीस ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर टू बी वेल्डेड बाय प्रोजेक्शन वेल्डिंग, देन द प्रोजेक्शन शुड बी मेड ऑन थिनर या फिर थिकर। When two metal piece of different thickness are welded by the projection welding, then the projection should be made on, किस पर प्रोजेक्शन बनाया जाएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां पर आपका जो है वो ये प्रोजेक्शन जो है बनाया जाएगा, तो हमेशा ये बनाया जाएगा बच्चों किसमें, आपका थिकर वाली सीट पर। मैंने आपको पहले भी बताया किस पे, थिक, जो आपकी मोटी सीट है, मोटी सीट। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बता दूं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, स्पॉट वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर डिसिमिलर मेटल सीट की ज्वाइनिंग हो सकती है किससे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के। इसके अलावा डिफरेंट डायमीटर, डिफरेंट थिकनेस, अगर सीट की थिकनेस अलग अलग है, दो सीट, जिस सीट को हमने बच्चों ज्वाइन करना है उसकी अगर सीट की थिकनेस जो है वो अलग अलग है, तो भी वेल्डिंग पॉसिबल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। अंतर क्या करना पड़ेगा, चेंजेस क्या करना का बच्चों, सुनना इंपॉर्टेंट चीज, डिसिमिलर मेटल है, धातु की जो सीट का मटेरियल है अलग अलग है, तो वो भी वेल्ड किया जा सकता है यहां पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में। इसके अलावा अगर सीट की थिकनेस है उसको भी वेल्ड किया जा सकता है। चेंजेस कहां पर करने होंगे बच्चों, चेंजेस करने होंगे आपके डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है उसको चेंज करना पड़ेगा, एक को बड़ा बना दो और एक को छोटा बना दो। लेकिन ये किस केस में होगा, जब आपका पतली और मोटी सीट का केस होगा, पतली या फिर, तो बच्चों
हमेशा जो आपकी थिकर शीट होगी उसके साइड का जो बड़ा डायमीटर होगी वो बड़ा डायमीटर का जो है आपका इलेक्ट्रोड होगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बच्चों हम, और क्या कर सकते हैं, करंट जो है आपका, या फिर मैं बोलूं कि हीट जो आपका ट्रांसफर हो, या फिर मैंने कहा हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो बराबर हो। मेन चीज होता है हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बराबर करना। अगर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करना है तो एक चीज हम और करते हैं, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो टिप है, जो टिप है हाई रेजिस्टेंस मेटेरियल या हाई रेजिस्टिविटी जो टिप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दूसरी इलेक्ट्रोड में हम क्या कर सकते हैं, हाई रेजिस्टिविटी, कोई हाई, जैसे टंगस्टन है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल की टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो आपका ये सब पॉसिबल है। ये अलग अलग केस जो है मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, ये अलग अलग केस मैं आपको एक बार दोबारा बता भी दूंगा सारे के सारे केस कि कितने केस यहाँ पर बन सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड टू ज्वाइन द एंड ऑफ टू पीसेस ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन। दो यूनिफॉर्म पीस ऑफ सेक्शन ज्वाइन एंड ऑफ टू पाइप्स। ये देखिए बच्चों यहाँ पर पाइप है फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, स्पॉट वेल्डिंग, सीम प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग। आंख बंद करके बच्चों यहाँ पर अपसेट बट वेल्डिंग कर देंगे, अपसेट बट वेल्डिंग कर देंगे। क्लियर हो गया। अगर हमें किसी यूनिफॉर्म दो पाइप को जोड़ना पड़ता है जिनका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, अपसेट बट वेल्डिंग का इस्तेमाल जो हम करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड इन ज्वाइनिंग माइल्ड स्टील सैंक विद हाई स्पीड ड्रिल। बच्चों हाँ, सामान्यतः अगर आप ड्रिल को देखेंगे बच्चों तो उसका जो सैंक होता है वो अलग मटेरियल का बना होता है, और उसकी जो ड्रिल होती है, जो आपका नीचे वाला पार्ट है, जो कटिंग पार्ट जो हम बनाते हैं, या फिर बॉडी जिसको मैं बोलूं, वो सामान्यतः किस चीज का बना होता है, वो आपका हाई स्पीड का बना, मतलब अलग अलग धातुओं का जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्यों बच्चों, ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, क्योंकि हाई स्पीड स्टील बहुत महंगा पड़ता है वो अपेक्षा किसके, माइल्ड स्टील का। तो सैंक है, सैंक में कटिंग एक्शन नहीं होगा, सैंक को तो केवल क्या पकड़ बनाने के लिए चाहिए। तो ऐसी जगह बच्चों हम क्या यूज करते हैं, ऐसे मटेरियल को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यहां पर हम करेंगे फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग, जब हमें सैंक को ड्रिल के साथ ज्वाइन करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, फ्लैश बट वेल्डिंग। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक आर्क, in arc welding temperature of the heat produced by the electric arc, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क के कारण जो हीट जो जनरेट होती है बच्चों वो कितनी होती है, तो बच्चों 6000 डिग्री के आसपास जो है इसका टेम्परेचर होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस जो है हम इसको राइट आंसर करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन वर्क एंड इलेक्ट्रोड बाय voltage, flow of current, contact resistance, all of these. In arc welding electric arc is produced between the work and electrode, कार्यखंड और इलेक्ट्रोड के बीच जो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, जो हम इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं वो कि इनमें कौन कौन सी चीजें किसके कारण हम जो है वो यूज होता है, किसके कारण जो है आर्क प्रोड्यूस होती है, तो वो होता है बच्चों आपका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण। किसके कारण, कॉन्टैक्ट। इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रोड बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग सेटअप इज सेड टू हैव अ स्ट्रेट पोलैरिटी। पोलैरिटी इफेक्ट किसमें होता है बच्चों, डीसी में। जब आपका करंट सोर्स, पावर सोर्स जो हो डायरेक्ट करंट हो तो उसमें पोलैरिटी का इफेक्ट होगा। तो पोलैरिटी दो प्रकार की होती है, या तो स्ट्रेट होगी या रिवर्स होगी। स्ट्रेट पोलैरिटी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, स्ट्रेट पोलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगी आपकी, वो होगी नेगेटिव पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में बच्चों हमेशा जो वर्कपीस है वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पोलैरिटी में जो है, रिवर्स पोलैरिटी में जो है वर्कपीस हमेशा क्या रहेगा आपका, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। तो स्ट्रेट पोलैरिटी की अगर बात करूं तो वर्कपीस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोड होल्डर टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ए जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। वर्कपीस पॉजिटिव टर्मिनल, सबसे पहले ही मेरे को आंसर मिल गया, तो बच्चों यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट इतने में बच्चों, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर आर्क वेल्डिंग, for arc welding alternating current with high frequencies, alternating current with low frequencies, direct current is used, या any one of these। बच्चों वहां पर क्या यूज कर सकते हैं हम, क्या यूज कर सकते हैं, सभी, any one of the, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग में एसी भी यूज कर सकते हैं हम, डीसी भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन shielded arc welding, in shielded arc welding large electrode is used. In shielded welding a large electrode is welding rod coated with slag is used. welding rod coated with flexing material, तो बच्चों हमेशा shielded arc है तो उसमें welding rod जो होगी वो flex material से जो है वो क्या होगी, कोटेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड इज यूज फॉर यूज अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल। पूल ऑफ मोल्टन मेटल किस में यूज होगा, कार्बन आर्क वेल्डिंग में, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में, टिग वेल्डिंग में या मिग वेल्डिंग में बच्चों? तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो पूल होगा, जो मोल्टन पूल होगा या फिर पूल ऑफ मोल्टन मेटल जो होगा वो किसके नीचे दबा होगा आपका, वो आपका होगा आपका जो ग्रेनुलर फ्लक्स हम इस समय इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो है वो दबा रहता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन वेल्डिंग कॉपर एलॉय विद टिग आर वेल्डिंग, इन वेल्डिंग कॉपर एलॉय विद टिग आर वेल्डिंग, कैसे वेल्डिंग? अगर हम बच्चों कॉपर एलॉय की अगर टिग वेल्डिंग करनी है तो पूछ रहा है उसमें जो पावर सोर्स का इस्तेमाल हम करेंगे उसमें कैसा पावर सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, पावर सोर्स उसमें क्या रहेगा बच्चों? तो पावर सोर्स उसमें जो है सामान्यतः जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होते हैं, डायरेक्ट करंट विद स्ट्रेट पोलैरिटी, डीसी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। और डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब क्या होगा बच्चों, आपका वर्कपीस हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड क्या होगा आपका नेगेटिव। क्लियर हो गया। डीसी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी मतलब वर्कपीस आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्मिट वेल्डिंग ऑफन यूज इन रिप्लेसिंग ब्रोकन गियर, ब्रोकन शियर, ज्वाइनिंग रेल, सभी बच्चों ब्रोकन गियर को अगर हमें सही करना है वहां पर भी करते हैं, ब्रोकन शियर्स को सही करना है वहां का करते हैं, रेल्स को ज्वाइन करने के लिए सामान्यतः हम सबसे ज्यादा यूज करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट इन ओपन एयर, अ सील्ड गैस एनवायरनमेंट, वैक्यूम और प्रेशराइज्ड इनर्ट गैस। बच्चों तो हमेशा जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का जो की जाती है वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में की जाती है जहां पर आपका निर्वात हो या फिर जहां पर बिल्कुल भी मैं बोलूं कि कोई भी कण जो है एटम मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली जो है मूव ना करे, ताकि जो अगर इलेक्ट्रॉन बीम पे ये टकरा गया तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बीम जो है अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और जहां पर उसको इंटेंस हीट जो है लोकलाइज हीट जो है वो देनी वहां पर नहीं हो पाएगी। तो वेल्डिंग का अपने अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्रॉपर जो है वेल्डिंग जो कि जिस काम के लिए जो बीम वहां पर काम करना है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the oxyacetylene gas used in gas welding produce a flame temperature of, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग सामान्यतः 3000 से और 3200-3300 के बीच जो है सामान्यतः फ्लेम का टेम्परेचर हमें उपलब्ध होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर, सॉलिड फॉर्म, गैसेस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, एनी वन ऑफ द। तो हमने देखा होगा बच्चों सामान्यतः सिलेंडर में ये कौन सी गैस है बच्चों, ये बहुत हाई फ्लेमेबल गैसेज है। अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक एक्सप्लोसिव गैस भी बन सकती है अगर हमने इसको जो है इसको स्टोर करने के लिए जो है अगर हमने सही कदम ना उठाए या सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान ना रखा जाए। तो बच्चों इसको जो है लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाइड करके जो है हम रखा जाता है। क्लियर हो गया। एसीटोन में जो है इसको मिलाया जाता है तब जाके इसको सिलेंडर में रखा जाता है। क्लियर हो गया। मतलब डिसॉल्व इसको किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं जो आपके प्रेशराइज्ड सिलेंडर में जो एसिटिलीन भरी होती है वो कौन सी होती है, डीए मतलब डिसॉल्व्ड एसिटिलीन। क्या मतलब, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन। कभी कभी पूछा भी जाता है कि सिलेंडर में जो आपके एसिटिलीन होती है वो कौन सी होती है, प्योर एसिटिलीन, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन। तो कौन सी होगी वो, डिसॉल्व एसिटिलीन। और किसमें किया जाता है, एसीटोन में। किसमें किया जाता है, एसीटोन में डिसॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द टेम्परेचर प्रोड्यूस बाय ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम से जो टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों वो लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आपका जो इसमें हमें टेम्परेचर जो मिलता है वो ऑक्सी एसिटिलीन से जो है ज्यादा अच्छा नहीं मिल पाता है। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि सामान्यतः जो टेम्परेचर हमें उपलब्ध होता है वो आपका 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है उपलब्ध होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, a neutral flame is obtained by supplying more volume equal volume of oxygen and equal volume of oxygen। न्यूट्रल फ्लेम कब मिलती है बच्चों, जब दोनों का रेशियो जो है बराबर हो, एसिटिलीन का भी और ऑक्सीजन का भी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर वेल्डेड बाय
ब्रास एंड ब्रॉन्ज को वेल्ड करने के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ इसकी जगह अगर गोल्ड भी होता है तो भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसके लिए बच्चों हम कौन सा यूज करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम। ब्रास ब्रॉन्ज के लिए किसका करते हैं बच्चों हम? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। हार्ड सरफेसिंग ऑफ मटेरियल सच एज स्टील लाइटिंग, अगर हमें करनी हो तो इसमें किस चीज का फॉर्म यूज करते हैं हम? कार्बोराइजिंग फ्लेम का। किसका करते हैं? कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, इन गैस वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील यूजिंग एन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम द टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिलीन कंज्यूम्ड इन 10 लीटर द ऑक्सीजन कंजप्शन फ्रॉम द सिलेंडर इज, क्या होता है बच्चों? रेशियो, मतलब एक पार्ट अगर एसिटिलीन, एक पार्ट एसिटिलीन को कंप्लीटली जलने के लिए, एक पार्ट एसिटिलीन का एक पार्ट को कंप्लीटली बर्न होने के लिए बच्चों कितने पार्ट की ऑक्सीजन की जरूरत होती है? 2.5 पार्ट। या मैं इसको ऐसे ये लिखूं ऑक्सीजन O2, या मैं इसको लिखूं 1 मोल ऑफ एसिटिलीन को कंबक्शन, पूरे कंप्लीट कंबक्शन के लिए, कंप्लीट बर्न या कंप्लीट कंबक्शन, इसको कंप्लीट कंबक्शन में लिखूं तो ज्यादा ठीक होगा। 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक बात कि एक पार्ट एसिटिलीन में 2.5 पार्ट ऑक्सीजन आता है, तो इसमें से बच्चों, इसमें से एक पार्ट जो होता है ये तो मिलता है आपको सिलेंडर से, ठीक। अगर मैं न्यूट्रल फ्लेम की अगर मैं बात करूं तो सामने एक पार्ट जो सिलेंडर होता है वो मिलता है मेरे को सिलेंडर से, बाकी 1.5 जो है वो मुझको कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर। कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया। तो इन गैस वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील यूजिंग ऑक्सीजन फ्लेम टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिलीन कंज्यूम्ड इज 10 लीटर। टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिलीन कंज्यूम्ड इन 10 लीटर द ऑक्सीजन कंजप्शन फ्रॉम द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर से कितना? एक सिलेंडर के अंदर से कितना आएगा? एक पार्ट। जितना पार्ट जो है एसिटिलीन का आया तो वो कितना हो जाएगा? सेम बच्चों, कितना? 10 लीटर। क्लियर हो गया। कितना आंसर? राइट आंसर जाएगा 10 लीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोर हैंड वेल्डिंग द वेल्ड इज मेड फ्रॉम फोर हैंड। फोर हैंड वेल्डिंग और बैक हैंड वेल्डिंग। फोर हैंड वेल्डिंग बच्चों आपकी अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड वेल्डिंग टेक्निक भी बोलते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट। फोर हैंड को लेफ्ट हैंड वार्ड वेल्डिंग टेक्निक भी बोलते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट हैंड वार्ड, लेफ्ट की तरफ, तो राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन फोर हैंड वेल्डिंग एंगल बिटवीन वेल्डिंग रॉड एंड द वर्क, वेल्डिंग रॉड एंड वर्क के बीच का जो एंगल है वो सामान्यतः कितना रखा जाता है? वेल्डिंग रॉड, किसकी बात कर रहा है बच्चों? वेल्डिंग रॉड एंड वर्क पीस की बात कर रहा है बच्चों। क्लियर हो गया। तो सामान्यतः ये बच्चों आपको पता है ये केस जो है वो सामान्यतः दोनों के लिए बराबर होता है 30 से 40 डिग्री। क्लियर हो गया। रॉड की बात करा बच्चों फिलहाल, रॉड ना कि वेल्डिंग टॉर्च की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंडे वेल्डिंग यूज न्यूट्रल फ्लेम एंड राइट वार्ड टेक्निक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत बार जो है वो पूछा गया है। लिंडे वेज एक गैस वेल्डिंग टेक्निक है। लिंडे वेल्डिंग इज आल्सो अ गैस वेल्डिंग टेक्निक, और लिंडे जो गैस कंपनी है उसके द्वारा जो है बहुत ज्यादा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है बच्चों, सामान्यतः यहाँ पर टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो आर राइट हैंड वार्ड जो है टेक्निक यूज होती है। इसके अलावा फ्लेम की अगर मैं बात करूं तो कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम जो है यहां पर यूज होती है। रिड्यूसिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड राइट वार्ड टेक्निक जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द मटेरियल विच कैन बी बेस्ट कट विद ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन कटिंग प्रेशर से जो है ये जो है बच्चों काटना आसान नहीं होता है। हाँ, माइल्ड स्टील की जो कटिंग है वो आसानी से हम कर सकते हैं। किससे? ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस से। ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस से बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। दोबारा कह रहा हूं बच्चों, अगर कास्ट आयरन हो, स्टेनलेस स्टील हो, ठीक, इसके अलावा निकिल बेस एलॉय हो, निकिल बेस एलॉय हो, इसके अलावा एल्यूमिनियम हो, नॉन फेरस मटेरियल या फिर उसके एलॉय, इसके अलावा कॉपर एंड कॉपर एलॉय, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉय,
इनकी इनको ऑक्सीजन कटिंग से जो है वो ऑक्सीजन कटिंग से जो है वो काटना आसान नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करूं बच्चों तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होता है, क्यों क्रोमियम की परत होती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर एलॉय की बात करूं तो बच्चों इनके लेयर पे जो है इनकी ऑक्साइड होती है, इनके आउटर सरफेस पर, ठीक। और इनकी ऑक्साइड की एक खासियत होती है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनके जो बेस जो मेटल होता है उससे अधिक होता है, इसलिए इससे कटिंग करना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो सामान्यतः इनके लिए हम सबसे सुटेबल जो कटिंग होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा आर्क कटिंग। क्या होती है, प्लाज्मा आर्क कटिंग इसके लिए सबसे सुटेबल। क्लियर हो गया। अगर सामान्यतः नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्लक्स कॉमनली यूज इन ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में सामान्यतः, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनली यूज इन ब्रेजिंग जो है बोरेक्स, वो सुहागा जिसको हम बोलते हैं, सुहागा सामान्यतः हम फ्लक ब्रेजिंग में जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये तो बच्चों खुरमी, आरएस खुरमी के जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन, और इनसे जो है अधिकतर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने आंसर आपको दिए हैं बच्चों, ये सामान्यतः वही है जो खुरमी में आपको आंसर है, उस हिसाब से आपको बताएं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।